पूरा खेल भूल जाएगा। डेटा डिपेंडेंट भी रुक जाए नहीं जवान उनकी, पर ठीक है, हम 50 तो गए, 75 इस बार और 50 का इंडिकेशन एटलीस्ट दिसंबर के लिए, तो ग्लोबली डाइजेस्टेड लग रहा है। नहीं आशीष, एक और चीज़ जो भी नीरज जी ने भी बोली कि मुझे याद है, देखिए एक इंटरेस्ट रेट की जो हाइक होती है उसमें दो तरीके से उसको देखना होता है। इंटरेस्ट रेट की हाइक क्या इकोनॉमी को डिप्रेशन में या रिसेशन में ले जाएगी, या वो जो इकोनॉमी की स्ट्रेंथ है वो कंटिन्यू रहेगी। मुझे याद है 2004 से जो 7 का फेज़ था जिसमें होम लोन रेट्स जो इंडिया में थे, जब मैंने होम लोन रेट लिया था वो मेरे लेने के 1 साल के अंदर अंदर 1.5% बढ़ गया था। ठीक है, फिक्स लिया था क्या? नहीं वेरिएबल लिया था ऑब्वियसली, फिक्स छोड़ना पड़ता है। नहीं, तो लॉक कर लिया ना सस्ते में। नहीं तो इशू क्या है, लेकिन उस बीच में मेरी सैलरी डबल हो गई थी। तो इशू क्या होता है कि अगर जो मार्केट होता है वो एक्चुअली एक, आप अगर एक स्पेशली इंडिया जैसी मार्केट, इसमें अगर आप ट्रेंड देखेंगे, हमेशा मार्केट जो है वो राइजिंग इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट में एक्चुअली ज़्यादा बढ़ता है, ज़्यादा ब्रॉड बेस बढ़ता है। अगर प्रोवाइडेड वो जो इंटरेस्ट रेट हाइक है वो इसलिए हो रही है क्योंकि इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग है और इकोनॉमी में इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ है। देखिए आप इस बेसिस पर होम लोन लेते हैं कि आपको ये पता है कि ईएमआई आप दे सकते हैं, आपके पास नौकरी रहेगी और आपको हर साल डिसेंट इंक्रीमेंट मिलता रहेगा। अगर इंटरेस्ट रेट 6% का 6.5 हो गया और आपकी सैलरी 20% बढ़ गई तो नेट तो आप फायदे में ही है। तो इसके लिए ये यूएस में इस समय ये चल रहा है क्योंकि इकोनॉमी वहाँ इतनी स्ट्रांग है। लेकिन अब यहाँ पर होगा क्या, मेरे ख्याल से इशू ये है, टर्मिनल रेट की सारी बात आ जाती है कि कहाँ जाकर आप खत्म करेंगे इंटरेस्ट रेट हाइक को। वोल्कर का ज़माना डिफरेंट था, वहाँ तक तो हम नहीं जा रहे हैं, लेकिन 75 बेसिस पॉइंट आज भी अगर बढ़ा तो उसके बाद कहाँ लगे, जो पिवट की बात हो रही है, पिवट मतलब कहाँ पर फेड रुक जाएगा, कहाँ से वो हो रही है कि मार्च में और 5% पर रुक जाएगा। 5% का एक मार्केट अब मान के चल रहा है, वही बॉन्ड यील्ड भी फैक्टर इन कर रही है जो 4.5 4.6 तक पहुंच जा रही थी कि 5% रह सकता है। अब ये 5 का 5.25 5.5 तक ओके, लेकिन अगर ये यूएस में जो इन्फ्लेशन वाला जो जिन अगर वो बाहर मतलब वो बाहर ही रहा, वो अंदर नहीं गया वापस उसमें बॉटल में, तो फिर प्रॉब्लम आएगी। तो इसके लिए अगर ये 5 का आगे जाके 6 या 7 हुआ, जो कि अभी मार्केट एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है, इसके लिए जो इतनी बड़ी रैली आई यूएस में पिछले 1 महीने में, ये इसलिए आई है क्योंकि मार्केट को लग रहा है कि अब हम एंड गेम के पास हैं। देखिए मार्केट हमेशा फॉरवर्ड लुकिंग है, वो पहले मूव करेगा। मार्केट हमेशा 3 से 6 महीने पहले मूव करेगा। तो अगर मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है कि मार्च में पिवट आएगा तो इसके लिए मार्केट अक्टूबर नवंबर में रिएक्ट करेगा। लेकिन ये 5% अगर मार्च में नहीं है और ये अगर 7% आगे जाके जुलाई में है तो क्या होगा, ये मेरे ख्याल से क्वेश्चन है जो अभी आंसर नहीं हुआ है। इसके लिए जो फेड चेयरमैन है वो भी कॉशियस रह सकते हैं। लेकिन एक और चीज़ जो मैंने उस दिन पासिंग में भी मार्क किया था कि इंडिया में अब आपको ETF का पैसा आना शुरू हो गया। ये पैसा जो है ये क्या कर रहा है, ये मोमेंटम चेज कर रहा है। इस समय इमर्जिंग मार्केट में एक ही मार्केट है जहां मोमेंटम है और ये सारा का सारा पैसा आप देखिए कल भी कितना जबरदस्त एक्सेस में जो सेलिंग हुई पूरी की पूरी अब्जॉर्ब हो गई, ठीक है ना। तो ये पैसा कौन लगा रहा है, ये ब्राजील में जब इलेक्शन का जो रिजल्ट आया है, अच्छा ब्राजील के इलेक्शन के रिजल्ट आने के बाद एक चीज़ आपने नोटिस करी होगी कि जितने भी ब्रिक्स कंट्रीज हैं उनमें सिर्फ एक इंडिया है जिसमें एक प्रॉपर राइट विंग गवर्नमेंट है। रशिया में भी राइट विंग गवर्नमेंट है लेकिन रशिया और कारणों की वजह से इन्वेस्टेबल नहीं है। लेकिन ब्राजील में अब लेफ्ट विंग गवर्नमेंट है, चाइना तो है ही कम्युनिस्ट कंट्री, और बाकी बचा क्या। तो इसके लिए इंडिया में अब आप काफ़ी एक ETF इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं और उनको अच्छा रिटर्न भी मिल रहा है। तो ETF इन्वेस्टमेंट्स को लेकर सिर्फ एक रिस्क होता है कि ये जो ETF इन्वेस्टमेंट्स होते हैं ये मोमेंटम चेज करते हैं और मार्केट को बलून अप कर देते हैं। ये उस मार्केट में अगर आप एक पोजिशनल ट्रेडर हैं तो आपका अच्छा पैसा बनता है क्योंकि आपको कुछ नहीं करना है, वो मार्केट को ऊपर लेकर जा रहे हैं, आपके पास ऑप्शंस पड़े हैं, फ्यूचर्स पड़े हैं, आप अच्छा पैसा बना रहे हैं। लेकिन जहां पर इन लोगों को मोमेंटम मिलना बंद हो जाता है वहां पर ये लोग काफ़ी एग्रेसिव सेलिंग भी करते हैं, तो उस पॉइंट को गेज करना काफ़ी टफ हो जाता है। लेकिन अभी के लिए मुझे लग रहा है कि कोई इंडिकेशन नहीं है। मुझे लग रहा है कि अगले महीने में नवंबर में मुझे ऐसा लग रहा है, आई वोंट बी सरप्राइज अगर नवंबर महीने में भारत में आपको 3 से 4 बिलियन डॉलर की FI इन्वेस्टमेंट आ जाए, पूरी की पूरी ETF ड्रिवन, क्योंकि मोमेंटम बहुत स्ट्रांग है और एक ही मार्केट जहां पर आपको रिटर्न मिल रहा है। तो मेरे ख्याल से नवंबर का महीना रहने वाला है FI इन्वेस्टमेंट का। ऑलरेडी आपको साइंस दिख गए हैं लास्ट 3 दिन के नंबर्स में, 3 दिन से नंबर्स देखेंगे तो 6000 करोड़ के करीब करीब बाइंग हुई है FIs की। तो मुझे लग रहा है 3-4 बिलियन डॉलर आपको नवंबर में FIs की तरफ से आएंगे जो कि आपकी मार्केट को ऊपर लेके जाएंगे और यही आप इंडिविजुअल स्टॉक्स में देख भी रहे हैं। बढ़िया है, ये इंपॉर्टेंट। हाँ ठीक है, 75 इस बार, अगला 50-75 जो ना हो, पर वो टर्मिनल रेट जो बाजार 5% के आसपास, मेरे ख्याल से इस बार का मूव हमें 4 के आसपास ले जाएगा, 3.25 से 4।
3:45 से 4 का रेंज हो जाएगा। हाँ, अभी 3:15 है। हाँ, तो ये जरा सा वॉच आउट करना पड़ेगा। और वो आंसर मिलेगा आपको आज शाम के, वो जो डॉट प्लॉट आता है, यानी कि फेड के एफओएमसी के मेंबर्स अपना अपना क्या गॉज कर रहे हैं, तो उस प्लॉटिंग से समझ में आता है कि फेड के मेंबर्स कितने हॉकिश हो रहे हैं और उनके हिसाब से टर्मिनल रेट का है। तो वो आंसर कल सुबह दे ही देंगे आप, बिल्कुल है ना। अरे एक चीज और, उसके बाद मैं आज के ट्रेड सेटअप पे जाऊं। आज सुबह हल्की सी बात छिड़ी थी, कुछ जियोपॉलिटिकल मामला भी गड़बड़ाता हुआ। मैं क्योंकि हम लोग आज लार्जली फेड के एक्शंस पे फोकस कर रहे हैं, वो खैर इंपॉर्टेंट है, पर हर चीज बैलेंस आउट कर लेना चाहिए। बैलेंस आउट में हाँ, दो या तीन है। जैसे एक कल वॉल स्ट्रीट जर्नल ने भी लिखा खबर कि एक बड़ी अर्ली वार्निंग दी है सऊदी अरब ने। उसने ये कहा कि ईरान की तरफ से कोई अटैक हो सकता है। स्ट्रेटेजिक लोकेशंस जो सऊदी अरब की और यमन के बीच में है, उसमें यूएस की जहाँ भी फोर्सेस भी स्टेशन करती हैं। ऑलरेडी इराक की तरफ उनका एक अटैक चल रहा है, तो एक वो वार्निंग थी। दूसरी फिर एक आई सुबह जापान में कि चाइना का एक नेवी वारशिप उनके वाटर में घुस गया है। तीसरा फिर साउथ कोरिया ने अपनी आर्मी को अलर्ट पे डाल दिया है। उनको क्या हो गया? ये अलग अलग पॉकेट से इस तरीके की जियोपॉलिटिकल खबरें आ रही हैं जो बहुत अच्छे वाइब्स नहीं दे रही, पता नहीं क्यों इस तरीके की हो रही। फिर नॉर्थ कोरिया ने अभी लिखा गया आज उसने 4 और मिसाइल फायर करके टेस्ट किया है। तो ये सब पता नहीं क्या हो रहा है, लेकिन कुछ कुछ ये जो है जियोपॉलिटिकल टेंशन बना हुआ है। बहुत इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट एक बार हुई थी, जब जियोपॉलिटिक्स और वॉर की सिचुएशन जब भी आती है, तो एक बहुत बड़े फंड मैनेजर थे, मैं नाम भूल गया उनका, उन्होंने कहा कि जब वॉर शुरू हुई थी तो एक कहते हैं ना कि बाय एट द साउंड ऑफ गन शॉट्स एंड सेल एट द साउंड ऑफ ट्रम्पेट। तो उन्होंने कहा था कि जब भी जंग स्टार्ट होती है, उसकी वजह से अगर मार्केट गिरता है तो भर भर के खरीदना चाहिए। रीज़न क्या है? क्योंकि देखिए, अगर वॉर लंबी चली और सभी खत्म हो गए तो फिर पैसे क्या करेंगे क्या? लेकिन अगर वॉर कभी ना कभी तो खत्म होगी, उसके बाद तेजी आएगी, तो आपको सस्ता माल मिल रहा है तो आप वो ले लीजिए। अच्छा, एक और चीज़ है, बाय द वे, आज एलॉन मस्क ने बोल दिया है कि देना ही पड़ेगा आपको अगर ब्लू टिक चाहिए $8। आप मैं नहीं दूंगा, मैं तो नहीं दूंगा। मैं तो कह रहा हूँ, मुझे तो पैसा मिलना चाहिए भाई। मैं जितना कंटेंट आपको लेकर आता हूँ, जितना एंगेजमेंट करता हूँ, और जितने मेरे फॉलोअर्स हैं, उसके लिए तो मुझे पैसा मिलना चाहिए। देखिए, ये जो है ना, कई लोग हैं जिनको ये एलन मस्क की उम्मीद ये है कि कई कंपनियां पे करेंगी, ठीक है, कि अपने सारे एम्प्लॉयज के लिए कि चाहिए उनको, तो उनको इंडिविजुअली पे करेंगे, इंडिविजुअली कई पे करेंगे, कई लोग पे करेंगे। इन्फ्लुएंसर तो हर कोई पे करेगा, क्योंकि जो फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स हैं उनको ब्लू टिक के ऊपर बहुत कुछ डिपेंडेंट है उनके लिए। वो उनके रेट्स भी उस हिसाब से चार्ज होते हैं कि आपके पास ब्लू टिक है कि नहीं है। बट $8 कुछ ज्यादा नहीं है इंडिया। उन्होंने कहा कि परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से $8 यूएस के लिए, वो यूएस के लिए $8 यूएस के लिए, बाकी कंट्रीज के लिए वो बोल रहे हैं परचेजिंग पावर पैरिटी। तो अगर इंडिया में अगर देखा जाए तो मेरे ख्याल से फिर इंडिया में ये $2 हो जाएगा पीपीपी के हिसाब से। तो इंडिया में गलत है, दे हैव लॉस्ट द प्लॉट। आप पैसे से डिसाइड कर रहे हो, नॉट वो इन्फ्लुएंस से, नॉट रिस्पांसिबिलिटी से। ब्लू टिक की अपनी रिस्पांसिबिलिटी ही थी। अब ही इज लॉस्ट द प्लॉट कंप्लीटली। एक बहुत अच्छा काउंटर व्यू है एक्चुअली इसमें, बहुत अच्छा काउंटर व्यू आया था, जो ये बात है कि इनफैक्ट ब्लू टिक को आप फ्री रखिए। ट्विटर पे सबसे ज्यादा आपको प्रॉब्लम क्या है? मस्त साहब को बॉट अकाउंट्स है ना, और एनोनिमस जो लोग किसी और की डीपी लगा के या कुछ भी करके कोई भी एनोनिमस नेम रख के गाली गलौज करते हैं। जो मैं कह रहा हूँ कि एनोनिमस रहने का आप पैसा चार्ज करिए कि भाई आप, मुझे एनोनिमस रहना है, मुझे अपनी आइडेंटिटी नहीं जाहिर करनी, आप उल्टा उसका चार्ज करिए। तो ये जितने के, क्योंकि अगर आप ये कह रहे हैं कि 60% से ज्यादा फेक अकाउंट्स हैं, तो फिर ये बेस्ट तरीका है ना फेक अकाउंट्स निकालने का, कि फेक अकाउंट्स को बोलिए कि आप पे करिए, जो ऑथेंटिक अकाउंट्स हैं उनको बोलिए कि आप कंटिन्यू करिए। $44 बिलियन खर्च करें, वसूलना चले अब बस साहब। पर ये अभी क्लैरिटी नहीं है, ये चेंजेस एक्चुअली टेक प्लेस करेंगे नहीं करेंगे। इन्होंने ट्वीट करके अपडेट दिया था, एक ट्वीट में फोटो भी डाली थी डायरेक्टर साहब, वो फोटो नहीं लाए क्या? ऑल फॉर $8 भाई। अब चलिए देखते हैं क्या निकल के आता है फाइनली, ये चेंजेस एक्चुअली होते हैं या नहीं होते हैं। लेकिन जैसे वो वॉर टाइम की बात करी थी ना, वैसे ही कोविड टाइम की भी स्टोरी वैसे ही थी। बच गए तो पैसे को एंजॉय कर लें, तो फिर पैसे का क्या काम किया। इन्होंने तो गिरावट में खरीदारी करी थी, 2-3 गुना हुआ पैसा 2-3 इंडेक्स लेवल पे। लेकिन हाँ, अब जरा ट्रेड सेटअप, और एफआईआईज ने कल भी बढ़िया पैसा झोंका। कैश मार्केट में फिर 2600 करोड़ रुपए के आसपास की बाइंग, और आप इंडिकेट कर ही रहे हो, ये पिछले 4 दिनों से देखिए हमारे मार्केट्स का मोमेंटम और एफआईआई की कमेंसुरेट वो लगातार अच्छी बाइंग के आंकड़े। ईटीएफ का पैसा फ्लोज लेकिन आ रहे हैं, मोमेंटम बढ़िया है अपने फेवर में।
कैसे रीड कर रहे हो आप ट्रेड सेटअप को? क्या करना चाहिए नवंबर में? नवंबर लग रहा है कि अब इस समय गोलमाल बदल रहा है एकदम। देखिए, इस मार्केट में बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल स्ट्रैटेजी होती है ऐसी मार्केट में जिसमें ETF बाइंग इतनी होती है, FI बाइंग इतनी होती है। आप पिछले 2 या 3 दिन के लो को स्टॉप लॉस बना दीजिए और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को कंटिन्यू करिए। अगर आप अनकंफर्टेबल है मार्केट में, देखिए आपका काम है मार्केट के मैसेज को पढ़ना और उस पर काम करना। मार्केट का मैसेज बहुत क्लियर है, हर डे पे बाइंग आ रही है आशीष। और देखिए हर रोज, कल भी लास्ट के आधे घंटे में जबरदस्त बाइंग आई। बीच में जो इंट्राडे डिक्लाइन आई थी बैंक निफ्टी में उसकी वजह से, लेकिन निफ्टी में कोई डिक्लाइन नहीं थी, मतलब थी भी डिक्लाइन तो मामूली थी। अच्छा, आपको याद होगा 16,800 पे हमने एक वो आंकड़ा दिखाया था जिसमें FI शॉर्ट वर्सेस रिटेल लॉन्ग की बात हुई थी कि और कैसे रिटेल ने हर बार FIs को पटकनी दी और चौथी बार वो वहां से हम अब करीब 1400 पॉइंट ऊपर भागे हैं। ये राहुल शर्मा जी जो काफ़ी ये डेटा को ट्रैक करते हैं, इन्होंने आज सुबह एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्वीट डाला है कि पहली बार अगस्त 2022 के बाद FI के जो लॉन्ग हैं वो रिटेल लॉन्ग से ज़्यादा हैं अभी, क्योंकि हर बार उनको मुंह की खानी पड़ी है। तो इसके लिए इस बार उन्होंने कहा कि चलिए हम भी लॉन्ग करके देखते हैं। तो इस बार FI के लॉन्ग जो हैं वो रिटेल के लॉन्ग से ज़्यादा हो गए हैं। तो अब रिटेल को कुछ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमको लग रहा है कि अब FI संभाल लेंगे मार्केट। तो ये बहुत ही मेरे ख्याल से इंटरेस्टिंग चीज़ होने वाली है। लेकिन मार्केट ओवरबॉट होता जा रहा है। अगर आप इवन FI के आंकड़े देखें लॉन्ग शॉर्ट के, इंडेक्स फ्यूचर्स में भी FI सब थोड़ी बहुत बाइंग कर रहे हैं, 60% के करीब लॉन्ग पे चल रहे हैं। रिटेल भी, मतलब रिटेल के भी ऐसे नहीं कि शॉर्ट है रिटेल भी लॉन्ग है। ओवरऑल मार्केट जो है वो अभी लॉन्ग है। इसके लिए जो मैं बोल रहा हूँ, आप मार्केट को प्रीएम्प्ट नहीं कर सकते कि कब मार्केट का डिक्लाइन होगा, लेकिन अगर आपको एक अपने एक रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करना है तो जैसे मैं कह रहा हूँ कि कल का या परसों का जो लो है उसको एक स्टॉप लॉस बना दें। निफ्टी का OI देखें, निफ्टी का प्रीमियम देखिए आशीष, 65 पॉइंट का प्रीमियम था कल जब निफ्टी फ्यूचर्स बंद हुए थे। और इतना हाई प्रीमियम, पुट कॉल रेशो देखिए 1.31। कुछ टाइम पहले पुट कॉल रेशो ओवरसोल्ड जोन में था, 0.7 से बढ़ना शुरू हुआ, फिर वो न्यूट्रल जोन में गया, 1.1 पे आया, अब वो आ गया ओवरबॉट जोन में, अब वो आ गया 1.3, 1.5। मैं एक सिंपल मार्केट में मेरा एक लॉजिक रहा है, जब भी पुट कॉल रेशो 0.7 के करीब आए आंख बंद करके बाय करिए, कोई ना कोई रीजन आएगा मार्केट ऊपर जाएगी। जब भी पुट कॉल रेशो 1.5 पर आए आंख बंद करके प्रॉफिट बुक करिए और भले ही इवन सेलिंग करिए, कोई ना कोई रीजन आएगा। ये रीजन बताकर नहीं आता, एक्सीडेंट बता के नहीं होते हैं। तो कहाँ पे होगा क्या होगा मैं कह नहीं सकता, लेकिन इस मार्केट में इस समय देखिए, क्योंकि आप प्रीएम्प्ट नहीं कर सकते। आप आज की स्ट्रांग मार्केट में आप ये नहीं कह सकते कि शॉर्ट कर दो मार्केट को, लेकिन अगर आपके पास प्रॉफिट है तो उसको प्रोटेक्ट करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो अगर आप 16,800 से लॉन्ग है और 18,200 पर आप ट्रेड कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं तो आप बोलेंगे कि चलिए ठीक है। तो मेरे ख्याल से उस लेवल को मान लीजिए, 18,000 मान लीजिए, 17,900 मान लीजिए, कोई भी एक लेवल मान लीजिए, उसको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा दीजिए, क्योंकि ये मार्केट अब ओवरबॉट है। अच्छा, ओवरबॉट मार्केट का मतलब ये नहीं कि ज़्यादा और मई जून में मार्केट ओवरसोल्ड थी लेकिन रोज गिरती रही, तो ओवरबॉट मार्केट भी चढ़ती रह सकती है, हो सकता है, लेकिन फ्रॉम द रिस्क रिवॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू अब अगर आप डिप्स की वेट करिए तभी मेरे ख्याल से बाइंग में आपके लिए बेटर रहेगा। तो 0.7 उधर बहुत ब्यूटीफुल कॉल था, 0.7 पे एक्यूमुलेशन शुरू करा था, अब हम धीरे धीरे करके इंच अप हो रहे हैं। अभी भी रूम है 1.5 के लिए, लेकिन थोड़ा सा कॉशियस अंडरटोन आ गई है। कल का सेशन स्क्रीन पर उठा के लेकर आइएगा प्लीज। एक बढ़िया गैप अप मिला, हमने 18,100 के ऊपर शुरुआत करी, दिन के दौरान जो लोज आए 18,050-60 के आसपास के, उन लोज पे ड्यूली वहां पे और खरीदारी लौटती हुई नजर आई। फिर हम 18,150 के लेवल्स के आसपास बंद हुए। तो वो जो टेक्सचर है क्लियरली विजिबल है कि अपटिक्स हैं, लेकिन बाय ऑन डिप्स का ये मार्केट है, आप मौके तलाशी, यही करना है आज भी। एब्सोल्युटली। और देखिए अभी नियर टर्म में निफ्टी ज्यादा स्ट्रांग है बैंक निफ्टी से, और उसका दो कारण है। एक तो रिलायंस ने अच्छी खासी तेजी दिखाई है आपको, और एक आईटी में। और देखिए आज टेक महिंद्रा के भी नंबर्स डिसेंट हैं आशीष, और ये हमने बात भी की थी कि इस अर्निंग सीजन में आपको कुछ आईटी कंपनियां अच्छे नंबर्स दिखाएंगी, वो आपको फोकस करना होगा। तो इनफैक्ट लोस से निफ्टी आईटी 12% भाग चुका है, ये एक डिसेंट रैली है, और इसने अब 20, 50 और 100 डीएमए सबको पीछे छोड़ दिया है। 200 डीएमए निफ्टी आईटी का है सिर्फ यहाँ से 6% दूर। तो निफ्टी आईटी पर मैं इसलिए ज़्यादा थोड़ा सा फोकस कर रहा हूँ क्योंकि ये एक मीन रिवर्जन ट्रेड है। मीन रिवर्जन ट्रेड काफ़ी पावरफुल होती है मार्केट में। 200 डीएमए पर रुकेगा कि नहीं रुकेगा पता नहीं, लेकिन एक एटलीस्ट एक मूव दिखा रहा है उस साइड जाने के लिए। तो मेरे ख्याल से अब हो सकता है कि शायद ये नए शिखर पर जाने की तैयारी कर रहा हो, और इसके लिए अभी तक वन लेग रेस था, अभी तक सिर्फ बैंक निफ्टी भाग रहा था, अब दूसरी लेग ने भी थोड़ा सपोर्ट देना शुरू किया है। तो इसके लिए मेरे ख्याल से मार्केट के इंडिकेशंस हैं कि शायद न्यू हाई की तरफ जाएगा, लेकिन डे ट्रेडर्स के लिए गिरावट में आपको खरीदारी करनी है, जो भी डिप मिले उस पर खरीदारी करनी है आपको। और पोजिशनल ट्रेडर्स अगर आप हैं तो मंथली ऑप्शन पर फोकस करिए।
क्योंकि वीकली ऑप्शंस में थोड़ा सा कल जैसे इंट्राडे में जो डिक्लाइन आया था उसमें वीकली ऑप्शंस के सारे स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गए होंगे, मंथली ऑप्शंस वालों के स्टॉप लॉस नहीं ट्रिगर हुए होंगे। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है वीकली और मंथली ऑप्शंस में। तो इसके लिए अगर आप पोजिशनल ट्रेडर हैं तो मंथली ऑप्शंस के थ्रू, और अगर आप डे ट्रेडर हैं तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी निफ्टी पर वर्क करेगी मेरे ख्याल से। बिल्कुल ठीक। और निफ्टी बैंक स्क्रीन पर आएगा और आपने एक हिंट दे ही दिया, वो सेक्टर स्पेसिफिक लीडरशिप चेंज हो रही है इस बाजार में। तो बैंक निफ्टी बैक सीट पे आईटी ट्रैक्शन दिखाता हुआ, और बैंक निफ्टी एक शेड बेहतर, हम पिछले कुछ दिनों से लगातार बातचीत कर भी रहे हैं। क्या अप्रोच रखूं इस पॉकेट को लेकर? हाँ, तो इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि मैं एक आपको ना अप्रोच जो है वो एक होती है अप्रोच नियर टर्म ट्रेडर की, एक होती है अप्रोच पोजिशनल ट्रेडर की। नियर टर्म ट्रेडर के लिए बैंक निफ्टी वीक है और निफ्टी स्ट्रांग है। पोजिशनल ट्रेडर के लिए लेकिन बैंक निफ्टी आशीष बहुत स्ट्रांग है। मतलब इससे ज़्यादा स्ट्रांग इंडेक्स आपको पूरी दुनिया में नहीं मिलेगा। आप अगर पिछले 3 या 4 महीने का चार्ट दिखाएंगे। कल क्या हुआ, कल एक्सिस ने मूड बिगाड़ा, क्योंकि कल एक्सिस में सेलिंग हुई वो बेन की, और अभी कुछ टाइम पर लॉक इन है, उसके बाद शायद एक्सिस जो बेन जो बाकी का माल है वो भी शायद बेच के निकल जाएगा। और प्लस बैंक निफ्टी अपने रिकॉर्ड हाई से कल करीब 200 पॉइंट दूर रह गया था। तो एक थोड़ा सा एल्गो ड्रिवन मेरे ख्याल से सेलिंग भी हुई है। और नॉर्मली मैंने नोटिस किया है कि जब भी फेड की मीटिंग होती है उससे पहले बैंक निफ्टी थोड़ा कॉशियस हो जाता है। इस बार तो एमपीसी की भी मीटिंग है मेरे ख्याल से तुरंत बाद, तो इसके लिए मार्केट थोड़ा सा कॉशियस है इसको लेकर, फेड की बैठक को लेकर और एमपीसी की बैठक को लेकर। ये दोनों निकलने के बाद लीडरशिप वापस बैंक निफ्टी के पास आएगी और बैंक निफ्टी ज़बरदस्त तेज़ी दिखाएगा। 41,500 का इसका बेस हो गया है। 41,500 आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है, उसके नीचे आएगा तो आपको निकलना है। मैं क्यों इतना बुलिश हो गया हूँ बैंक निफ्टी पर पोजिशनली, क्योंकि एफआई की जो बाइंग है, ईटीएफ बाइंग जो है वो सबसे ज़्यादा फोकस होती है एचडीएफसी बैंक पर। एचडीएफसी बैंक इकलौता एक कंपोनेंट था बैंक निफ्टी का जो कि वीक था। अदरवाइज बैंक निफ्टी में आईसीआईसीआई बैंक में बहुत अच्छी स्ट्रेंथ है आशीष, एसबीआई काफ़ी स्ट्रांग है, एक्सिस बैंक काफ़ी स्ट्रांग है। प्रॉब्लम थी सिर्फ एचडीएफसी बैंक और कोटक। अब एफआई बाइंग अगर आई है सबसे पहले एचडीएफसी बैंक में जाती है। आप पिछले 2-3 दिन का डिलीवरी वॉल्यूम देखिए एचडीएफसी बैंक का, ज़बरदस्त बाइंग हुई है एचडीएफसी बैंक में। इनफैक्ट नीचे के लेवल से क्या घूमा है एचडीएफसी बैंक। तो एचडीएफसी बैंक अगर अपने मूड में आएगा तो यहाँ से मेरे ख्याल से ये देखिए 7% का मूव आशीष एचडीएफसी बैंक में एक महीने में। लास्ट आपने कब देखा ये मूव? बहुत टाइम बाद हमने ये मूव देखा। ये ईटीएफ मनी है। ये जब एचडीएफसी बैंक चलता है, इसको चलाने के लिए आपको ट्रेडर्स के पैसों से नहीं चलेगा एचडीएफसी बैंक, क्योंकि इतनी ज़्यादा सेलिंग उसमें इंस्टीट्यूशंस करते हैं। इसको चलाने के लिए ईटीएफ बाइंग ज़रूरी है। ये हो रही है इस समय एचडीएफसी बैंक में। हो गई भाई आज की बढ़िया। ग्लोबली हमने मूड मॉल गॉज कर लिया, हमने आज की ट्रेड सेटअप, आज की स्ट्रैटेजी डिस्कस कर ली, और अब एक्सपर्ट्स का